पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, सिर्फ आपको यहाँ ये करना है कि जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके अलग अलग व्यूज हैं, उन अलग अलग व्यूज को मिक्स नहीं करना है ना। जैसे कि हमने कल पढ़ा था मेकियावली के बारे में, तो मेकियावली ने क्या कहा है वो एक अलग थॉट है, जीन गोदिन क्या बोलते हैं वो एक अलग थॉट है, प्लेटो क्या कहते हैं ये एक अलग चीज है। तो यहाँ पर जो सारे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके जो व्यूज हैं ये बहुत मैटर करते हैं। तो आपको सिर्फ फोकस किस चीज पर करना है कि पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हैं उनके सबके व्यूज क्या है, और उन व्यूज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप उन चीजों को ध्यान गुड आफ्टरनून मैम। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि भाई ये कोई भी चीज क्या है कैसा है, सब इजीली समझ आएगा। जैसे आज हमारे एक और पॉलिटिकल थिंकर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैम साउंड बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है? अभी कैसा आ रहा है? बहुत धीरे आ रही है मैम, बहुत अभी धीरे। भी धीरे आ रही है? यस मैम। अभी अभी नहीं रही है। आवाज आ रही है प्रॉपर? मैम स्लो आ रही है। सोवेरेन का मतलब होता है संप्रभु होना। संप्रभु मतलब वो सबसे ऊपर है। अब जैसे हमारे यहाँ सोवेरेन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बोलूं कि जैसे अभी इन्होंने क्या बोला, नेचुरल राइट्स, सिंपली पहले फिर से समझना 1-2 मिनट के लिए। नेचुरल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब अगर नेचुरल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर उसके लिए कोई रेमेडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस मैम होनी चाहिए। अब अगर कोई सोवेरेन मतलब कि जैसे मैंने आप एक चीज से समझिए कि सोवेरेन अथॉरिटी जिसके पास किसी चीज को इन्फोर्स करने का पावर है, अब उस पावर को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम डिनाई करते हैं देन वी विल बी पनिशेबल, हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर वो ये मान लिया जाएगा कि वो जो अथॉरिटी था जिसने रेगुलेशन बनाए हैं, कमांड हमारे ऊपर एप्लीकेबल किया गया है, वो सोवेरेन था। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हमें आर्टिकल 226 और 32 भी दिया है। क्यों दिया है? और उसके अगेंस्ट आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को ये राइट नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाकर स्टेट गवर्नमेंट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशंस बनाएंगे। क्लियर? मीन्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, हमारा सोवरेन। हमारे यहाँ सुप्रीमेसी किस चीज की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के इवन प्राइम मिनिस्टर को सारे पावर्स कहाँ से दिए, कहाँ मेंशन किया गया है, कहाँ किया है जोशिका? पता नहीं मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में किया है ना बेटा, किया है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज हो गई है आज की डेट में इंडिया में कि उसमें हर एक चीज की के राइट्स, पावर्स, अथॉरिटी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर सोवेरेन का मतलब होता है जो सुप्रीम है, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, राइट्स आर क्रिएटेड बाय द लॉ। अब राइट्स हमारे लॉ हमारे बनाते हैं, और वो लॉ कौन से हैं, जो कि सोवेरेन ने बनाए हैं, जो कि सोवेरेन की कमांड में है। अब एक चीज अभी आप लोगों ने देखी, फंडामेंटल राइट्स को लेकर मैंने डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाकर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ था, अभी कहाँ थे हमारे फंडामेंटल राइट्स? क्या किसी को ये हक है कि हमें घरों में बंद करके रखे? बट और वो तो सीधे से आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, बट कलेक्टर ने एक ऑर्डर दिया और हमें वहां पर घरों में बंद रहना पड़ा। तो क्या वो हमारे राइट्स का वायलेशन था? नो मैम। नहीं था, कोई बता पाएगा? क्योंकि मैम वो हमारी सेफ्टी के लिए था ना, इसलिए। एक वर्ड है ना, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित। लोकहित में जाकर अगर सरकार कोई काम करती है कि बहुत जरूरी है और पब्लिक के हित में जाकर अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो एक्सेप्टेबल है। और ये रेयर कंडीशन था, ये नेचुरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जो अभी क्रिएटेड थे। तो इसीलिए यहाँ पर इन चीजों के कारण इस तरह का रूल्स रेगुलेशन, इसीलिए कहा जाता है कि लॉ इज सिंपली कमांड ऑफ द सुवेरेन। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उस चीज की, किसी और के पास नहीं है ना। ओके मैम। ठीक है, अब लॉ एंड जस्टिस। जस्टिस इज essential for the government.
अब अगर मैं ये बोलूं, जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई स्टेट जो बना है वो हम लोगों से बना है, अकॉर्डिंग टू सिस्रो हम लोगों का पावर है, यूनिटी है, और लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो यूनिटी से रहे। Yes. और इसीलिए जस्टिस नाम की जो चीज है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए क्यों? अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा है जहाँ, जिस कंट्री में भी ऐसी कोई गवर्नमेंट है जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, जहाँ पर जस्टिस मेंटेन नहीं है, वहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वहाँ लोक हित या पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का फोकस, जैसे अभी एक आगे भी उन्होंने कहा था ना कि ऑल राइट्स आर फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, ऑल राइट मस्ट बी लीगल एंड स्पेसिफिक। अब जब उन्होंने राइट्स को इतना फोकस किया है, मींस डेफिनेटली जस्टिस उसी का पार्ट है। हमारे राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो हमारे लिए जस्टिस तो हो नहीं रहा है ना। इसीलिए जरूरी है कि जस्टिस वाले पार्ट पर ये देखा जाए कि जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रॉपर हो, और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जस्टिस नहीं ले पाता है तो ये माना जाएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट उस पार्ट पर फेल हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो जस्टिस वाले पार्ट को मेंटेन रखे। लॉ इज द सेम एवरीवेयर, अनचेंजेबल एंड बाइंडिंग फॉर ऑल। सभी के लिए लॉ जरूरी है, क्योंकि देखिए जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में बंधी हुई हैं। और जब ये सारी चीजें आपस में बंधी हुई हैं तो डेफिनेटली यहाँ हम उन चीजों को ये मान कर चलते हैं कि अगर लॉ फ्लेक्सिबल है या लॉ सेम नहीं है तो जस्टिस मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए इक्वालिटी को उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने लॉ को इक्वली सभी पर एप्लीकेबल होना बताया है, और जस्टिस को उन्होंने बहुत फोकस किया है। जस्टिस शुड प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप लोग को बार बार हमारे फंडामेंटल राइट्स रिकॉल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पर हैं जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ली है ना। जस्टिस हुआ, इक्वालिटी हुआ, अनचेंजेबल लॉ हुए। अनचेंजेबल लॉ को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, अभी यहाँ पर जब हम क्रिटिक्स करेंगे तो आपको ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए आप, है ना। पनिशमेंट को लेकर भी उन्होंने सेम बात बोली कि अब अगर हमने लॉ बना लिया है, देखिए दो चीजें होती हैं, लॉ का बनाया जाना और उसे मानना। अब लॉ बन चुका है, इन्फोर्स हो चुका है, और अगर लोग उसे नहीं मानते हैं तो क्या किया जाए? पनिशमेंट्स। आप अगर किसी चीज को हमें मनवाना है तो उसके पीछे सैंक्शन, पनिशमेंट से ज्यादा एक बहुत अच्छा एक प्रॉम्प्ट वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है शास्ति। शास्ति मतलब चीजों के लिए टफ हो जाना, थोड़ा सा ऐसे हो जाना कि अगर कोई चीज का डिनायल हुआ है तो उस चीज को एनी हाउ हमें उसे मनवाना है। अभी उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम पनिशमेंट वाला पार्ट उठाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उन्हें मनवाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारी जो सिस्टमेटिक लाइफ है और जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेन रहे। इसीलिए अगर लॉ को कोई डिसओबे करता है तो उसे पनिश किया जाना चाहिए। मींस यहाँ पर हमारे नेचुरल राइट्स को उन्होंने डिनाई किया, हमारे लीगल राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। किस चीज से? लॉ से प्लस पनिशमेंट से। और अगर लॉ है, पनिशमेंट है और हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी जस्टिस। तो यहाँ सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। गुड। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो बहुत सिंपली हम लोग बोल सकते हैं नॉट ओरिजिनल आइडियाज। ये जितनी भी थॉट्स हैं, थ्योरीज हैं, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट लेक्चर मैंने अरिस्टोटल का आपको पढ़ाया था, और इक्वालिटी वाला जो पार्ट था वो सबसे पहले हमें जो आइडिया दिया है इक्वालिटी का वो दिया है अरिस्टोटल ने। मीन्स यहाँ जितने भी उनके थॉट्स हैं, चाहे वो रिपब्लिक को लेकर हो, चाहे वो यूनिटी को लेकर हो, चाहे वो राइट और लॉ या जस्टिस को लेकर हो, ये सारे के सारे थॉट्स ओरिजिनल नहीं है, कहीं न कहीं से लिए गए हैं। कहीं न कहीं से मीन्स उनके पहले के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्हें स्टडी करके वहीं के उनके थॉट्स हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनका जो भी वर्क है वो ओरिजिनल है। और इसीलिए उन्होंने एक उनका जो स्टेट का कंसेप्शन है जो कि अभी हमने पढ़ा,
जैसे कि उन्होंने कहीं पर भी ये डिटेल नहीं दिया है कि मोनार्की कहाँ के लिए फिट है, एरिस्टोक्रेसी कहाँ के लिए, और डेमोक्रेसी किस फॉर्म में। इसी के साथ उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए बेसिकली उन्होंने रिपब्लिक को प्रमोट किया है, पब्लिक को प्रमोट किया है, बट पब्लिक को कंट्रोल करना और पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना तो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स स्टेट का जो कंसेप्शन है वो भी कैसा है, प्रॉपर नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, एकदम ओरिजिनल नहीं है। लॉ इज नॉट अनचेंजेबल। एक चीज मैंने अभी कही थी, क्या ये पॉसिबल है कि लॉ में हम कभी कोई चेंजेस ही ना करें? इज इट पॉसिबल? एंड ये क्या रीजनेबल है, मीन्स युक्ति युक्त है या सही है, ऐसा होना चाहिए? समटाइम्स इट्स नेसेसरी कि लॉ में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, स्थिरता होगी तो ही हम मानेंगे। पर एक टाइम के बाद अगर वो लॉ हमारे लिए किसी काम का नहीं है या उससे जिस तरह की चीजें हमें मिलनी चाहिए, जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, जिस मोटिव के लिए वो बनाया गया है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। अभी आप सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल है उसका पॉस्को एक्ट, है ना। 376 इनफ नहीं था, क्या किया हमने, नया एक एक्ट लेकर आए। मीन्स यहाँ पर लॉ में जो चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, कई सारे एक्ट्स में होते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोशल ऑर्डरिंग या हमारी सोसाइटी की नीड या जो भी सिनेरियो होता है उसके हिसाब से अगर हमें नए लॉ चाहिए तो हमें वो भी लेकर आने होते हैं, और इवन पुराने जो है उन्हें हमें बदलना पड़ता है। कितने सालों पुराने कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आज की डेट में नहीं है, इवन क्यों उस टाइम पर वो जरूरी थे, आज की डेट में उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो चीजें हमारे लिए नहीं है। और इसी के साथ एवरीवन इज नॉट इक्वल, नॉट कंसिस्टेंस, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं वेरिएशन है थॉट्स में। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बोलूँ एवरीवन इज नॉट इक्वल, तो ये चीज फिर से मैं अरिस्टोटल के साथ एक बार कंपेयर करूंगी। आप लोगों को अगर याद हो तो एक चीज मैंने आपको कही थी कि अरिस्टोटल ने एक चीज कही थी कि इक्वालिटी बहुत जरूरी है, पर इक्वालिटी के साथ किस तरह से उसे मेंटेन किया जाए कि अगर कोई सबसे लोअर क्लास है आप उसे एक्स्ट्रा फीड कराएं। एक्स्ट्रा मींस अगर जब आप उसे एक्स्ट्रा देंगे तभी जाकर वो इक्वल हो पाएगा। उनका कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का सबसे बेस्ट है और अलग है कि अगर 3 अलग अलग क्लास हैं तो तीनों अलग अलग क्लासेस को अगर हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो थर्ड वाली क्लास तो कभी अप नहीं हो पाएगी। मींस आपको थर्ड वाली क्लास को हाई करने के लिए, अप करने के लिए उसे एक्स्ट्रा कुछ देना होगा। तो अगर हम सभी को इक्वल मान लेते हैं और उस इक्वालिटी के साथ चीजें करते हैं तो हम कभी भी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार चीजें अलग हैं। जैसे कि अभी आर्टिकल 15(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी इक्वल हैं, सभी सिमिलर स्ट्रांग हैं, सभी का बॉडी नेचर एक जैसा है क्या? क्या बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किए जाने की जरूरत है? जो बैकवर्ड हैं क्या उनके लिए एक्स्ट्रा किए जाने की जरूरत होती है? यस मैम। अब सभी अगर इक्वल है और सभी को एक जैसे ट्रीट किया जाएगा तो जो लोअर क्लास है या जो बैकवर्ड है या जो वीक है उसे हम स्ट्रांग नहीं बना सकते। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हर किसी को इक्वल मानते हुए उन्हें इक्वल बनाने के लिए हमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो इस तरह जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं इनके समवेयर प्रॉपर नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, और इसीलिए इनका जो क्रिटिक्स हुआ है इन चीजों को लेकर हुआ है। ठीक है, समझ में आया? सिसरो का कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी नहीं है, सिंपल सा है, जिसमें कि मिक्स्ड गवर्नमेंट से लेकर वो सारी चीजें हमें डिफाइन की हैं, जो कि आज की डेट में हमें पढ़ने को मिलता है। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि स्टेट क्या है, नेचुरल राइट्स को उन्होंने डिनाई किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स जो कि किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है। स्टेट के साथ लॉ, सोवरेन, रिपब्लिक, पब्लिक, इन सभी चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया है। और किन चीजों को डिनाई किया है? नेचुरल लॉ, और इस तरीके नेचुरल लॉ नहीं, नेचुरल राइट्स, जो कि जिसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, जिसके पीछे वो चीजें नहीं है जो कि हम ये बोल सके कि हाँ इस पार्ट पे अगर वायलेशन होता है या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके बदले हम कुछ राइट्स ले सके या कोई रेमेडी ले सके, कोई कंपनसेशन ले सके। सभी को समझ में आया है लेक्चर? सिसरो का पार्ट सिंपल था, इजी था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पीपीटी शेयर करती हूँ मैं, और अगर पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एक चीज मुझे बताइए, मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया है,
यस मैम। यस मैम दिया। है ना? तो ये सभी लोग असाइनमेंट सबमिट करिए क्योंकि हमें दूसरा असाइनमेंट